हेलो क्लास 9। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6 डेमोक्रेसी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि न्यू एनसीईआरटी आ गई है और उससे पहले जब तक ये नहीं आई थी तो हम बेसिकली वो गर्ल्स ब्रदर वाली जो बुक थी उससे हम कर रहे थे और उसमें भी हमने सबसे पहले डेमोक्रेसी वाला ही चैप्टर किया था। तो ये बेसिकली एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो होने वाली है जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। अगर आप कहीं कोचिंग नहीं जाते हैं, कहीं इंस्टीट्यूट नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते, आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। ओके, अब क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो इसीलिए हम बेसिकली इसको 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या बताने वाले हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या-क्या। हाउ हैज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इवॉल्व। ठीक है, कैसे आइडिया जो है डेमोक्रेसी का वो इवॉल्व हुआ है और शेप कैसे मिला है। जो आज के टाइम पे हम डेमोक्रेसी समझ रहे हैं वो कैसे इवॉल्व होकर बना है। ठीक है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा और आज के टाइम पे जिसे आप डेमोक्रेसी समझ रहे हो वो बना कैसे वो देखना है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर क्या क्या होता है, सेलिएंट फीचर देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले मुझे ये बताइए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ना मैं आपको डेमोक्रेसी का मतलब बता देती हूँ साइड में, सो दैट आपको रेफरेंस के लिए पता रहे व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इन विच रूलर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, बेसिकली ये होता है डेमोक्रेसी का मतलब। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब जहां पर जो रूलर होगा वो इलेक्टेड बाय द पीपल होगा। किंग का सिस्टम नहीं होगा। किंग में क्या होती है, सारी चीजें हेरारकी होती है, हेरिडिटरी चलती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो भी रूलर होगा, जो भी आपको गवर्न करेगा, जो आपके ऊपर रूल करेगा, जो आपके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, वो इलेक्टेड बाय द पीपल होना चाहिए। अब एक चीज और, ये डेमोक्रेसी की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना हो जाने से कि रूलर जो है वो इलेक्ट हो रहा है उसको डेमोक्रेसी हम नहीं बोलेंगे। अब देखो, अब ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि डेमोक्रेसी क्या है। अब स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 140 करोड़ एंड द वोटर बेस्ड ऑन द 96.8 करोड़। ठीक है, कहते हैं कि भाई इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, 140 करोड़ की, जिसमें से 96.8 करोड़ क्या है, इंडिया की वोटर बेस है। मतलब इसमें से इतने लोग हैं जो कि वोट डाल रहे हैं। इंडिया, दैट इज भारत, रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वेयर द पीपल चूज देयर गवर्नमेंट बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब कहते हैं इंडिया, जिसको हम भारत भी कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब जहां पर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन जैसे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, क्या करते हैं ये, इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। आवर डेमोक्रेसी सर्व एज अ beacon of the hope, an example for the rest of the world. However, like all the democracy, India also face certain challenges. कहते हैं कि भाई हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, वो बाकियों के लिए एक होप और एक, आप कह सकते हो कि होता है ना, एक एग्जाम्पल सेट करने का काम कर रही है। बट वो बोलते हैं कि ठीक है, बाकी की डेमोक्रेसी की तरह ही इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ फ्लॉज है, कुछ चैलेंजेस है जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर वही देखने वाले हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या है। हाँ, ओके, इतना हमने पढ़ लिया। हाँ, इधर देखो, अ कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द सेफगार्डिंग द राइट ऑफ द पीपल इन अ डेमोक्रेसी। अब क्या बोलते हैं, हर डेमोक्रेसी के अंदर आप देखोगे जनरली कि कुछ डेमोक्रेटिक रूल वगैरह होते हैं, बट सबसे ऊपर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन वो बुक होगी जिसके अंदर सभी के रूल रेगुलेशन राइट्स वगैरह लिखे होंगे। तो इसके अंदर बोलते हैं कि क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग द राइट ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने का काम, सेव करने का काम कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इन इंडिया डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आर गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही कि भाई इंडिया के अंदर जितने भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, ठीक है, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल है उसको कौन गाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक बेसिक सेट ऑफ रूल होता है जो कंट्री को गवर्न करने में हेल्प करता है। और इसके अंदर सभी के राइट्स वगैरह लिखे होते हैं, सोसाइटी के अंदर हार्मनी बनाए रखने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए जरूरी होता है। वैसे बस आप इतना याद रख सकते हो, इट इज बेसिक सेट ऑफ रूल विच इज इंपॉर्टेंट टू गवर्न अ
कंट्री। ओके, तो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल भी किस में लिखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब इसको हमने अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949, लेकिन ये केम इनटू फोर्स कब आया था? 26 जनवरी 1950। मतलब देखो, ये बन के रेडी कब हो गया था हमारे हमारी कंट्री में? 26 जन 1949, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कर किया गया, फोर्स में कब लाया गया? 26, सॉरी ये नवंबर था, ठीक है, ये नवंबर है, 26 जन 1950। ये याद रखना है, ये पूछ सकते हैं आपसे किसमें? एमसीक्यू में। क्लियर है? अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गारंटी बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल सिटीजन। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गारंटी नहीं करता, सारे ही लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। ये इंश्योर करता है दैट नो सिटीजन is discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth। ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तो सबके राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करता है कि किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। किन किन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो? तो यहाँ पर देखो, याद रखना है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। याद रहेगा ये, RRCS POB, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इट ऑल्सो इनकरेज एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी प्रोसेस एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। और ये क्या करता है? ये एक एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है। जैसे आप देखते हो कि नेशनल लेवल पे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, लोकल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत के इलेक्शन होते हैं। तो हर जगह ये क्या करता है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के प्रोसेस को इनकरेज करने का काम करता है। क्लियर है? इतना आपको क्लियर हुआ? जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, ये देखो, ये पूरी पिक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उनके। अब देखो, however it is important to understand that the democratic ethos in India did not emerge suddenly। कहते कि भाई जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है ना, इंडिया के एथॉस है, वो एक ही टाइम पे सडनली इमर्ज नहीं हुए हैं। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कल आप सो के उठे, कल सोए आप, आज सो के उठे और आपने देखा सब कुछ चेंज हो गया, नहीं हुआ होगा। ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, ये एक लेंथी प्रोसेस से होकर गुजरा है, धीरे धीरे ये प्रिंसिपल चेंज हुए, सडनली ये प्रिंसिपल इमर्ज नहीं हुए। रेदर इट इवॉल्व थ्रू अ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो जो मैंने आपको बताया कि ये कैसे इवॉल्व हुए, थ्रू अ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व हुए हैं। In this chapter, we will explore the genesis of development of democratic idea in India. We will also deepen understanding of democracy, examine its meaning, key features, various practice। ठीक है, ये बता रहे हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेटिक जो आइडिया है वो इंडिया के अंदर कैसे आए, एंशिएंट रूट क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है डेमोक्रेसी का, लिटरल मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का, फीचर क्या है, प्रैक्टिस कैसे होता है, कितना टाइप होता है, और इसमें मेन की चैलेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे अपने। ओके, ट्रेसिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन फ्रॉम अर्ली टाइम्स, कि भाई अर्ली टाइम्स में, एंशिएंट टाइम में इंडिया का डेमोक्रेटिक रूट्स वगैरह जो है वो डेमोक्रेसी में कैसे था। कहते हैं द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया एथॉस सिंस अर्ली टाइम। कहते हैं जो डेमोक्रेटिक जो फीचर है ना, वो इंडिया के एथॉस का बहुत पहले से ही, टाइम से ही बहुत इंडिया का पार्ट बना हुआ था। ऐसा नहीं था कि डेमोक्रेसी हमें वेस्टर्न कंट्रीज ने लाके दी या ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमें डेमोक्रेसी पता चला, नहीं। वो कहते हैं जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, ये इंडिया के रूट्स में बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, अर्ली टाइम से ही एग्जिस्ट करता था। ठीक है, वी रीड अबाउट द असेंबली ऑफ, अब कहते हैं प्रीवियस चैप्टर में आपने रीड किया होगा असेंबली ऑफ वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड में कुछ असेंबलीज वगैरह होती थी, सच एज सभा, समिति और विधाता। क्या क्या है? सभा, समिति और क्या है? विधाता। ये तीन जो है वो कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं? सबसे पहले ये याद रखो, वैदिक पीरियड की बात हो रही है। दैट इन्वॉल्व कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर किसको प्रमोट किया जाता था? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का होता है कि अगर आप 10 लोग हो तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा डिसीजन ले लेगा उन 10 लोगों के बारे में। कहते नहीं, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का कि अगर कोई 10 लोगों का ग्रुप है तो 10 के 10 मिलकर डिसीजन लेंगे, कलेक्टिवली डिसीजन लेंगे, कोई अकेला बंदा डिसीजन नहीं ले सकता। क्लियर है?
अब देखो, तो ये वैदिक टाइम पीरियड में ये सब चल रहा था, सभा समिति विधाता था जिसके अंदर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती थी। वी आल्सो रीड अबाउट द फंक्शन ऑफ द अर्ली रिपब्लिकन स्टेट। अब कहते हैं हमने बहुत पहले ना अर्ली रिपब्लिकन स्टेट के बारे में पढ़ा। अब सबसे पहले हमने समझना है रिपब्लिक क्या होता है। कोई बताएगा रिपब्लिक क्या होता है? देखो, रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, वो क्या होता है, वो एक इलेक्टेड पर्सन होता है। क्या होता है? इलेक्टेड पर्सन। जैसे हमारी कंट्री में कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, आपको पता होगा प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। तो वो हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है, वो क्या है? एक इलेक्टेड पोस्ट है। इलेक्टेड पोस्ट है जिसके ऊपर कोई भी इलेक्शन लड़के जीत कर आ सकता है। रिपब्लिक का मतलब जहां पर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो एक इलेक्टेड पर्सन होता है। तो कहते हैं कि भाई हमने देखा है हमारे हिस्ट्री के अंदर कि बहुत सारे ऐसे रिपब्लिकन स्टेट थे, जैसे गनाज, ठीक है, समघास, जो कि क्या थे? रिपब्लिकन थे इन नेचर। मतलब जहां पर जो उनका हेड हुआ करता था वो इलेक्टेड होता था, ना कि किंग की तरह हेरिडिटरी होता था। Thus, from the earliest times, the king was not an independent ruler, but rather worked consultation with the assembly, minister, officers of the various capacity। और कहते हैं कि भाई अर्ली फाइंडिंग से हमें ये भी पता लगा है कि जो किंग होता था वो अकेले कोई भी डिसीजन नहीं लेता था, ठीक है। वो क्या करता था? कलेक्टिवली डिसीजन लेता था, मिनिस्ट्री, असेंबली वगैरह सबसे पूछकर। ओके, ओके। अब वर्स, अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो ऊपर पिक्चर दी है उसी से रिलेटेड है ये। एक मिनट, ये देखो, ये कुछ संस्कृत में लिखा है ना, सम्मानो, मंत्रा, समिति, समानी, सम्माना, मनाहा, एक मिनट, मनाहा, साहा, चित्तम, एहसाम। ओके, तो ये कुछ संस्कृत के स्लोगन है जिसके बारे में यहाँ पर रेफरेंस में बताया गया है कि क्या है। देखते हैं एक बार हम। यहाँ देखिए, अ वर्स फ्रॉम द ऐक्यमतया सुक्तम, ठीक है। ये मे बी मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ, तो प्लीज इग्नोर इट। ओके, एडवांस में ही सॉरी। ऐक्यमतया सुक्तम ऑफ द ऋग्वेदा, इस ये याद रखना है लेकिन हमें कि कहाँ पर है? ऋग्वेदा के अंदर है। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कलेक्टिव थिंकिंग। तो ऋग्वेदा के अंदर जो ये आपको सुक्तम दिखता है ऐक्यमतया वाला, इसके अंदर किसको इंपॉर्टेंस दिया गया है? कलेक्टिव थिंकिंग को, कि भाई तुम अकेले डिसीजन नहीं लोगे, कलेक्टिवली जो लोग हैं वो मिलकर डिसीजन लेंगे, मिलकर सोचेंगे। शेयर डिस्कशन की डिस्कशन होगा, ठीक है। और यूनिटी एंड यूनिटी ऑफ पर्पस, कि भाई यूनिटी को बढ़ावा देना है। द वैल्यू एक्सप्रेस इन दिस वर्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सच एज द कंसल्टेशन, कंसेंसस, शेयर द रिस्पांसिबिलिटी हैव डीप रूट इन इंडिया। तो इससे हमें ये पता कि भाई तीन जो चीजें हैं वो इंडिया के अंदर स्टार्टिंग से ही थी। व्हाट इज दैट? कि कंसल्टेशन, ठीक है, कंसल्टेशन, उसके बाद कंसेंसस। कंसल्टेशन मतलब सलाह लेनी है, कंसेंसस मतलब सबकी सहमति से काम करना है, और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 2CR या CCR, ठीक है। ये जो तीन चीजें हैं ये इंडिया के अंदर रूट में, कल्चर में हमें देखने को मिलता है, कल्चरल ट्रेडिशन के अंदर देखने को मिलता ही मिलता है। तो कोई नई चीज नहीं थी डेमोक्रेसी हमारे लिए, ठीक है। ये हमारे रूट्स में पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। अब देखो, द फंक्शनिंग ऑफ द बुद्धा समागाह, ठीक है, समगाह, a monastic community established by the गौतम बुद्धा। ये कहते हैं कि ये बुद्धा समागम जो था ये एक मोनेस्टिक कम्युनिटी थी। मतलब बुद्धा की जो मोनेस्टिक मोनेस्ट होते थे, ठीक है, मॉन्क वगैरह, मोनेस्टिक कम्युनिटी जो होती थी, उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी। ओके, established monastic community established by the गौतम बुद्धा। ये जो मोनेस्टिक कम्युनिटी थी ये स्टैब्लिश करी गई थी गौतम बुद्धा ने, ठीक है। ऑल्सो रिफ्लेक्ट इंडिया डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। ये भी क्या करते हैं? इंडिया के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। कहते हैं समगाह जो होता था वो इंकरेज करता था डिबेट एंड डिस्कशन को, एंड क्या करता था? चूज देयर लीडर एंड मेक डिसीजन थ्रू द वोटिंग। कहते हैं वो अपने लीडर को भी इलेक्ट करते थे, बेसिकली चूज करते थे। ओके, एंड डिमोन्स्ट्रेटिंग द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। और किस चीज को प्रमोट करते थे? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को। तो याद रहेगा क्या क्या चीजें करते थे ये जो मोनेस्टिक कम्युनिटी वाले हैं? डिबेट, डिस्कशन, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, CDM, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इसको प्रमोट करने का काम करते थे। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? ओके, वो एक्चुअली मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती तो उसकी वजह से मैंने फैन ऑफ किया है, और देन फिर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको स्वेट दिख सकता है फेस पे। ओके, सो आगे चलते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है, क्या है इसमें? डिबेट, डिस्कशन, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इन चीजों को प्रमोट किया जाता था। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। गौतम बुद्ध का भी हो गया अपना। ओके, ओवर द लॉन्ग पैसेज ऑफ द टाइम, इन्वेजन बाय द फॉरेन invaders disrupted the political social fabric of the some part of the country. By the 19th century, British had colonized
मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब ये आपको पता है कि भाई क्या होता है, फिर फॉरेन इन्वेडर्स वगैरह आते हैं, देन फिर उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनाइज कर लेती है हमें। फॉरेन रूलर क्या करता है, अल्टर्ड कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। अब हमारे टाइम, मतलब जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, बिफोर ब्रिटिशर्स की बात करोगे तो हम क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे, है ना, पीपल के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं, ये क्या करते हैं, लोगों के पार्टिसिपेशन को लिमिटेड कर देते हैं, ये याद रखना है, लिमिटेड कर देते हैं। ओके, हाउ द लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिवाइव द स्ट्रेंथन। कहते हैं कि भाई फिर हमने फाइनली जो है वो इंडिपेंडेंस ली 1947 में, और उसके बाद जो हमने अपनी कंट्री बनाई, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई, वहां पर फिर से हमने उन्हीं आइडियाज को प्रमोट किया, और लोगों के पार्टिसिपेशन को, कंसल्टेशन को, डिस्कशन, डिबेट को, इलेक्शन को, सबको इम्पोर्टेंस जो है प्रायोरिटी पे रखा। देन देखो, बिफोर Before India attained independence in the 1947, the Constitutional Assembly was formed 1946 to draft constitution. अब कहते हैं इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला, लेकिन इससे पहले ये डिसाइड हो गया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी है, तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया था 1946 के अंदर। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनती है और इंडिपेंडेंस 47 में मिलता है। अब कहते हैं जो असेंबली है ना, इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, और इसको बनाने में कितना टाइम लिया इसने, 2 years 18 months, ठीक है, 2 years 11 months, सॉरी 11 months और 18 days, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लिया, और इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया। ओके, अपार्ट फ्रॉम द इंडिजिनस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यू आल्सो इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब कहते हैं जो हमारे इंडिजिनस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन थे, डिबेट, डिस्कशन, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, वो तो थे ही थे, लेकिन उस टाइम पे जो करंटली वर्ल्ड लेवल पे जो कुछ आप कह सकते हो जो एक स्पेसिफिक फीचर्स, ग्लोबल फीचर्स जो स्प्रेड थे, हम उनसे भी इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, हमारे रूट में पहले से डेमोक्रेसी था, लेकिन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो चीजें वर्ल्ड में चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, हम उनसे भी इन्फ्लुएंस हुए, और हमने उनको भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह दी है। क्लियर है? देखो कैसे, इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, तो ये CAD का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, CAD का, और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, CDM का मतलब। ओके, अब देखो, contributing to the creation of the robust, flexible, transformative, responsive constitution। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, रॉबस्ट बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, ट्रांसफॉर्मेटिव बनाना है, और रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट थी, रिफ्लेक्ट करती है बिलीव कि शुड नॉट बी रिजिड लीगल कोड। कहते हैं कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ना, वो बिल्कुल लीगल नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसके अंदर चेंजेस भी आने चाहिए, ठीक है, डायनामिक होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, इवॉल्विंग में, लॉफुल अमेंडमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फंडामेंटल वैल्यू, कि भाई ठीक है, टाइम के हिसाब से आप अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, चेंज को क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट, फॉर्मल तरीके से। ओके, फॉर्मल तरीके से चेंज हो रहा है, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, कि आप वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर सकते हो। नहीं तो आप सोचो, 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अभी तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, तो वो तो डॉक्यूमेंट इन इन अप्रोप्रिएट हो जाता, मतलब इनरेलेवेंट हो जाता, कि तब बनाया है और अब के लोगों के लिए काम में ही नहीं आ रहा। इसलिए उसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर रखा गया कि भाई टाइम टू टाइम इसको अपडेट किया जा सके, बट जो फंडामेंटल वैल्यू है उसको चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बोला कि आप चेंज कर सकते हो, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फंडामेंटल वैल्यू, अकॉर्डिंग टू व्हाइल मेकिंग प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन प्रोसेस अपहोल्ड। अब कहते हैं कि भाई आपको क्या करना है, मेकिंग प्रोविजन, हमने प्रोविजन मेक किया है स्टैब्लिश करने के लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऐसे प्रोसेस होना चाहिए जो कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और फर्टर्निटी को अपहोल्ड करे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। अब कहते हैं ये जो चेंज होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको हम अमेंडमेंट बोल रहे हैं, ये कौन से आर्टिकल के अंदर हो सकता है, 368 के अंदर हो सकता है। दिस इंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग द सोशो पॉलिटिकल नीड। तो इससे क्या इंश्योर हुआ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, कि जब उसको चेंज की जरूरत है उसके अंदर चेंज भी किया जाएगा, और साथ के साथ बोला इसको सोशल पॉलिटिकल नीड जो है लोगों की, उसको देखते हुए इसको चेंज किया जाएगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में देखिए क्या आता है,
सबसे पहले आता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को आप फीचर्स भी बोल सकते हो, ठीक है? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी बोल सकते हो। क्या-क्या है? पहला देखो, पॉपुलर सोवर्निटी। पॉपुलर सोवर्निटी का मतलब देखो क्या होता है? सोवर्निटी का मतलब होता है जब कोई कंट्री जो होती है ना, वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट टू टेक, ठीक है? यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लो, मैं बोल रही हूँ, ठीक है? सोवर्निटी का मतलब होता है व्हेन अ कंट्री इज फ्री और व्हेन अ कंट्री इज इंडिपेंडेंट टू टेक देयर इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन विदाउट एनी फोर्स। मतलब कि कोई भी कंट्री अपने इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन ले सकती है बिना किसी फोर्स के। इमेजिन करो जब हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे तो क्या हम अपने लिए डिसीजन खुद ले सकते थे? नहीं ले सकते थे, ब्रिटिशर्स लेते थे हमारे लिए डिसीजन क्योंकि वो हमारे मास्टर बन के बैठे हुए थे। तो सोवर्निटी का मतलब होता है जब आप अपने इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन खुद से ले सकते हो। पॉपुलर सोवर्निटी का मतलब क्या है? ये बिल्कुल अलग है, ये देखते हैं। अब देखो डेमोक्रेसी के अंदर बोला गया है अल्टीमेट जो पावर लाई करेगी ना वो किसके साथ होगी? पीपल के साथ। क्योंकि जो रूलर है उसको इलेक्ट कौन कर रहा है? लोग इलेक्ट कर रहे हैं। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होगा तो रूलर जो है अल्टीमेटली पावरफुल नहीं है। पावरफुल कौन है? लोग। क्योंकि लोगों के पास पावर है कि वो किसको विन करेगी, किसको हराएगी, किसको जिताएगी। ओके, तो अल्टीमेट पावर जो है वो किसके पास है? वोटर्स के पास है, लोगों के पास है। इसी को ही बेसिकली आप पॉपुलर सोवर्निटी बोलते हो। आगे देखते हैं। अब कहते हैं आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी का मतलब है दैट द स्टेट ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? स्टेट ड्राइव इट्स अथॉरिटी या स्टेट ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम द पीपल, कि लोगों के पास पावर है। जो स्टेट है वो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव करता है, कहाँ से सोर्स करता है? लोगों से। कैसे? क्योंकि लोग ही तो उसको इलेक्ट कर रहे हैं। अगर लोग ही उसको इलेक्ट ना करे तो क्या उसके पास पावर होगी? नहीं होगी। लोग उसको पसंद कर रहे हैं तभी तो उसकी बात मान रहे हैं। वो जो भी लॉज बना रहा है उसको वो मान रहे हैं। अगर लोग उसको पसंद ना करें, लोग उसको चुने ना, लोग उसको ना जिताए इलेक्शन में, तो क्या उसके पास कोई पावर होगी? क्या लोग उसकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। ठीक है? तो इसीलिए स्टेट ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। अब इसके लिए आपको पता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, ठीक है? पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट्स है वो पॉलिसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। हर सिटीजन जो कि 18 से अबव है उसके पास क्या होता है? वोटिंग राइट होता है। पहले सीक्रेट बैलेट्स के थ्रू होता था, ठीक है? दिस राइट इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो देखो एवरी सिटीजन 18 ईयर ऑफ एज एंड अबव हैज राइट टू वोट थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। जरूरी नहीं है हाँ चलो ठीक है सीक्रेट बैलेट, ओके ठीक है सीक्रेट बैलेट मतलब ईवीएम के अंदर भी आप सीक्रेट बैलेट तरीके से हो सकता है, ठीक है? पहले वो होता था कि पेपर वगैरह फोल्ड करके फिर डालना होता था, ठीक है ना? तो सीक्रेट बैलेट कि हर 18 से ऊपर वाला जो पर्सन है उसके पास वोट डालने का राइट है सीक्रेट बैलेट से। और ये जो वोटिंग राइट दिया गया है इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस, कुछ भी नहीं। एजुकेशन का स्टेटस कुछ भी नहीं। इसी को ही आप बोलते हो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है? सिटीजन एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट टू इलेक्ट गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? ये आपको पता है कि सिटीजन क्या करते हैं? वोट डालते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में देखो क्या बोल रहे हैं? इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है? ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी उसके अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी ही, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है? इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको पता है कि भाई लॉ के आगे हर कोई इक्वल होगा, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे फिर वो क्या हो, नॉर्मल पीपल ही क्यों ना हो। लॉ के आगे सब इक्वल। अगर इन्होंने कोई लॉ तोड़ा है इनके ऊपर भी सेम चार्जेस लगेंगे, आपने कोई लॉ तोड़ा आप पे भी सेम चार्जेस लगेंगे, ओके? व्हेन द लॉ आर when the law are violated, dispute are resolved in a court of law through the procedure established by law। अब कहते हैं कि भाई अगर लॉ जो है वो वायलेट हो रहा है, जस्ट अ मिनट, ठीक है? वो कहते हैं कि अगर लॉ वायलेट हो रहे हैं ना तो ऐसे केस में क्या होगा? सेम प्रोसीजर जो स्टैब्लिश किया गया, जैसे मैंने आपको बताया ना सेम चार्जेस लगेंगे। जस्ट अ मिनट, ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट। ठीक है, ओके। तो देखो क्या बोलते हैं कि रूल ऑफ लॉ मतलब कि भाई पीएम हो चाहे कोई नॉर्मल पीपल हो, मान लो कि फार्मर हो, ठीक है?
फार्मर है कोई। कहते हैं दोनों के ऊपर जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है ना, जो प्रोसीजर बनाया गया है किसी क्राइम को करने के बाद कैसे उसको डील करेंगे, या कोई भी अगर कोई कुछ भी गलत होता है तो उसके थ्रू उसको कैसे पनिश किया जाएगा, उसके लिए जो प्रोसीजर बनाया गया है लॉ के थ्रू, उसी को ही फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पीएम है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, फार्मर है तो अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। नॉट बाय फोर्स और पर्सनल इन्फ्लुएंस। ऐसा नहीं है कि भाई उसको किसी फोर्स या पर्सनल इन्फ्लुएंस के थ्रू डील किया जाएगा, नहीं, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के थ्रू क्या किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। मतलब कोई डिस्प्यूट है, कोई वायलेशन है, कोई क्रिमिनल केस है, उसको हम किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ना ही किसी फोर्स या पर्सनल इन्फ्लुएंस के थ्रू। ठीक है। प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। ओके, पीपल्स राइट, नो सिटीजन कैन बी पनिश विदाउट द प्रोसेस। कहते हैं कोई भी पर्सन ना बिना प्रोसेस के पनिश नहीं किया जा सकता। उसको पनिश करने का तरीका ही क्या होगा कि आप प्रोसीजर को फॉलो करो, तभी ऐसा हो सकता है। अदरवाइज आप ऐसे नहीं अपनी मर्जी से किसी को भी उठा के सजा दे दो। ठीक है। ओके। और क्या है कि भाई ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में आपको एक फेयर चांस मिलता है खुद को डिफेंड करने का भी, ताकि जो राइट के अगेंस्ट में आर्बिट्री एक्शन है उसको भी प्रिवेंट किया जा सके। देखो जैसे यहाँ लिखा है, नो सिटीजन कैन बी पनिश विदाउट द ड्यू प्रोसेस। ठीक है। एंड एवरी वन इज प्रोवाइडेड अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड देयर राइट अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन। कि अगर आर्बिट्री मतलब कुछ गलत एक्शन है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में आपको खुद को प्रोटेक्ट करने का भी राइट होता है। In this way, the rule of law promote justice, accountability, trust and democratic system. क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अभी आगे चलते हैं। मैं आपको ये फीचर जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूं, बट मेरे ख्याल से ये ना, एक मिनट, फंडामेंटल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर, सेफ गार्डिंग, ठीक है, एक मिनट देखते हैं। ओके, अब देखते हैं फंडामेंटल राइट। तो ये देखो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल राइट बोलते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है पार्ट 3 के अंदर, और इसमें हमारे 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट वो राइट होते हैं जिसके अगेंस्ट में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। ठीक है ना। और गवर्नमेंट आपके इन राइट्स को ऐसे ही आर्बिट्ररली वॉयलेट नहीं कर सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होते हैं, तो कोई भी आपसे ये राइट नहीं छीन सकता। सबसे पहला राइट आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, 19 टू 22 आर्टिकल। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 टू 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 टू 28। क्रूशियल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 29 से 30 आर्टिकल में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 में। ओके। Then violence of these rights can be appropriate, lead to appropriate legal action and citizen can seek the constitutional remedy under article 32। तो अगर आपकी ये कोई भी राइट जो इसमें मेंशन है वो वायलेट हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक लीगल एक्शन ले सकते हो। और इनफैक्ट अगर आपके राइट वायलेट हो रहे हैं तो आप इसके लिए आर्टिकल 20, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकते हो। 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है और 226 हाई कोर्ट के लिए है। ओके। ताकि वो आपके राइट को प्रोटेक्शन दे पाए और री करा पाए। So these rights are enforceable by law, are individual and inalienable। मतलब आप इसको इंडिविजुअल से अलग नहीं कर सकते और कोर्ट इनको इन्फोर्स करा सकता है अगर कोई वॉयलेट कर रहा है तो। ओके। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आपसे जो है इसको छीना जा सकता है। वाइल प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जो प्रोसीजर स्टैब्लिश है सिर्फ उसी केस के अंदर, अदरवाइज कोई आपसे लॉ ये नहीं छीन सकता। ठीक है। मान लीजिए आपके पास राइट टू मूवमेंट है कि आप यहाँ वहां कहीं पर भी घूम सकते हैं। अब आपको कोई क्या है सीरियस बीमारी है, जैसे कोविड वगैरह हो गया, अब आप अगर घूमोगे तो आपकी वजह से तो वो बाकी के लोगों को भी होगा। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट आपको आपके जो मूवमेंट है, आपका जो राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, बट रीजनेबल रीजन होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, अब आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर की अगर आप बात करो तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि पावर अमंग द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। पावर क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एक मिनट रुको, ये आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है शायद। हाँ, इधर देखते हैं। ठीक है। तो देखो क्या बताते हैं, आपको पता है थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होता है।
ठीक है? कौन-कौन से होता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है? तो यहाँ पर देखो और वैसे ये तीनों ना सेम लेवल पे होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कहते हैं देखो इन तीनों के ही बीचों में क्या होता है? एक डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को फंक्शन करना होता है इफेक्टिवली विद रिस्पांसिबिलिटी। लेजिस्लेचर मेक लॉज एंड एग्जीक्यूटिव, ये आपको पता है लेजिस्लेचर लॉ को मेक करता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, ठीक है। जुडिशरी क्या करता है? इंटरप्रेट करता है लॉ को और क्या करता है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर को प्रिवेंट करता है कि भाई किसी एक के पास जो है ज्यादा पावर ना चली जाए और लॉ के अंदर लिखा क्या है उसको इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब डी कोड कौन करेगा कि क्या लिखा है, ठीक है। क्या समझना है उससे वो ये बताएगा, जुडिशरी बताएगा। जैसे इस बुक में देखो मान लो ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो इसको मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ ना आपको कि भाई इस लाइन का मतलब क्या निकल रहा है। आप इसको पढ़ के हो सकता है गलत मतलब निकाल लो, बट क्योंकि मुझे नॉलेज है तो मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग बता सकती हूँ। सेम ऐसे ही जुडिशरी लॉ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के लॉ का एग्जैक्ट मीनिंग बताती है, इंटरप्रेट करती है, क्योंकि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव हो सकता है अपने फेवर, अपने बायसनेस के हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, सो कहते हैं कि देयर बाय प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पावर एनी वन ऑर्गन इज वेरी डिफिकल्ट। तो कोई भी एक ऑर्गन पावर को कंसंट्रेट नहीं कर सकता, सिर्फ अपने पास नहीं रख सकता। और ये जो सेपरेशन है ये एसेंशियल होता है, ये चेक एंड बैलेंस जो है तीनों ऑर्गन के बीच में रखता है। और ये क्वेश्चन बार बार आता है, व्हाट इज चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम, तो थ्री ऑर्गन है, तीनों का काम बताना है। जुडिशरी इंटरप्रेट करती है, प्रिवेंट करती है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो, और ये जो सेपरेशन है ये चेक एंड बैलेंस का भी काम करता है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास पावर है कि भाई वो क्या कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, ठीक है। दे आर कंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Similarly, the executive power of an enforcing agency is regulated by the law, and rules framed by the parliament can also be reviewed by the competent court. If a law is, ये सिंपल सी बात है कि भाई देखो क्या है, जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है? लॉज बना सकती है, लेकिन अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो ऐसे में क्या हो सकता है? जो जुडिशरी है वो क्या कर सकती है? इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, ये आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो इस तरीके से जुडिशरी क्या कर रही है? इसने अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना के जुडिशरी ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, तो मतलब पावर को कंसंट्रेट होने से बचाया। तो इसी को चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं। अब देखो और क्या बता रहे हैं, कहते हैं जुडिशरी अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्ले वाइटल रोल। कहते हैं जुडिशरी क्या करती है? अपहोल्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशन और वाइटल रोल प्ले करती है, ठीक है। इन प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रोटेक्ट करती है, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एंड इंश्योर करती है कि पार्लियामेंट जो है और स्टेट लेजिस्लेटिव है वो किसके हिसाब से काम करे? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, ठीक है। और क्या बोलते हैं? जुडिशियल एंड इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, ये जो है वो इनजस्टिस नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता और इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं करती, मतलब कोई मतलब ये जो होता है इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है, किसी के दबाव में, किसी के डोमिनेंस में आके काम नहीं करता है। ओके, देन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो जुडिशरी ने लिया है अभी तक, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैव आल्सो बीन टेकन बाय द जुडिशरी फॉर टाइम टू टाइम। ओके, अभी देखो पीआईएल क्या है? अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ना कोई भी लिटिगेशन फाइल कर सकता है कोर्ट में, और वो जो लिटिगेशन होता है जरूरी नहीं है जिसके साथ क्राइम हो रहा है या जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है वही फाइल करेगा, वो कोई भी फाइल कर सकता है अगर वो जो चीज है वो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो। जैसे मान लीजिए क्रैकर्स की वजह से पॉल्यूशन का बढ़ना, खराब पानी आना, या फिर कोई और भी है, ठीक है, जैसे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हो कि भाई पब्लिक को इस चीज से नुकसान हो रहा है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक या ऑन द बिहाफ ऑफ द पुअर पीपल, ऑन द बिहाफ ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, आप उसको फाइल कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे, एक मिनट, कितना टाइम हो गया? 33 मिनट की बन चुकी है वीडियो। एक्सप्लेनेटरी वीडियो ऐसी भी देखो लेंदी होती है, तो आपको ये देखनी पड़ेगी पूरी, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है इसका। कोई नहीं, मेरे ख्याल से ये हो चुका है, इतना तो हो जाएगा, ठीक है। 5-7 मिनट और लगेंगे, ये टॉपिक अपना कंप्लीट है। ओके, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, ये अपना हो चुका है। ओके, ये देख लो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या है? जो कि लॉ के थ्रू, ठीक है, प्रोसीजर
established by the law of the state or statute. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कि भाई पर्सन इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर एक ग्रुप के अंदर सारे लोग सेम है तो उनको सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? देखो, अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल टू सिटीजन। देखो, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ऐसे समझो, मान लो आपकी मम्मी जो है आपको ग्रोसरी के लिए कुछ पैसे देती है या आपको कोई भी कुछ भी देती है, ठीक है, बोला कि ये लो पैसे, 1000 रुपए 2000 रुपए जो भी है, और जाओ ये सामान खरीद के लेकर आना है। आप सारे पैसे खर्च करके आ गए, ठीक है, तो अब मम्मा जो है आपकी, मम्मी है, फ्रेंड है, कोई भी, आपसे हिसाब तो मांगेंगी ना कि भाई इतने पैसे तुमने कहाँ खर्च किए, ठीक है, और आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। तो दैट इज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कि आप उसके प्रति जवाबदेह हो, आपको उनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? अकाउंटेबल होती है अपने सिटीजन को कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, पैसे कहाँ खर्च कर रही है, टैक्स के, सब कुछ उनको बताना होता है। कहते हैं थ्रू द इलेक्शन पब्लिक डिबेट। अब कैसे अकाउंटेबल होती है? इलेक्शन के थ्रू, ठीक है, इलेक्शन में उनको बताना पड़ेगा 5 साल उन्होंने क्या किया है। पब्लिक डिबेट में उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बताना पड़ेगा। एंगेजमेंट विद द सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी से मिल रहे हैं, सिटीजन से मिल रहे हैं, तो वहां पर उनको जो भी सिटीजन सवाल पूछेंगे उनसे उनको वो बताना पड़ेगा, वो उनकी जिम्मेदारी है जवाबदेही कि आपको जवाब देना पड़ेगा। ओके, इवैल्यूएट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, दिस कॉन्टिन्यूस पब्लिक इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। और कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या करता है? डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का काम करता है और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। एंड बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, और ये गवर्नमेंट और जो पीपल है उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है। सेवरल इंस्टीट्यूशन पॉलिसी फ्रेमवर्क इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जहां पर कोई भी चीज को हाइड ना किया जाए, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, आपको पता हो, आपके पास एक मीन्स या फिर मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू आप जान पाओ गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है, ठीक है, किस तरह से कर रही है। और उसके लिए एक मीन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई, ठीक है, उसके थ्रू आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी चीज के बारे में जान सकते हो। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्ट्रैटेजिक डिफेंस वाली और उसकी चीजें हैं, उसको छोड़ के बाकी चीजों के बारे में आप आरटीआई लगा के पता कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने ये पैसा, ये बजट, ये स्कीम में क्या खर्च किया, कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया, सब कुछ। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी रखनी है, कुछ भी चीजें हाइड नहीं करनी है। डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉर एग्जाम्पल राइट टू, ये देखो, ये मैंने आपको पहले बताया, ये अब आ रहा है, ठीक है। एक्ट 2005 अलाउ सिटीजन टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी एंड लर्न, ठीक है, ये इसके बारे में और ये बता रहे हैं कि बाद में पढ़ेंगे। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम का देखो सिंपल सा मतलब है, कहते हैं कि भाई इलेक्शन के अंदर ना ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी, नहीं, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और मल्टीपल पार्टीज है। अब इनमें से जिसके पास मेजोरिटी आ जाएगी वो जीत जाएगी, गवर्नमेंट बना लेगी, जिसके पास नहीं आएगी वो नहीं जीतेगी। बट ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट पार्टी ही एक है। चाइना में क्या है? चाइना के अंदर पार्टी ही क्या है? एक ही है, एक ही है। अब आप इलेक्शन कराओ चाहे ना कराओ, जीतेगी तो यही, तो फिर वो नाम का इलेक्शन हो गया। मल्टी पार्टी का मतलब मल्टीपल पार्टी एग्जिस्ट और इनके पास फेयर चांस है कि कोई भी जीत सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही जीतेगी बार बार, कोई भी जीत सकता है, उसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, तो क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टी, सेवरल पॉलिटिकल पार्टी होती है, कंटेंट्स करती है, डाइवर्स जो रिप्रेजेंटेशन है वो करती है। ईच पॉलिटिकल पार्टी गाइडेड बाय द सर्टेन, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने सर्टेन आइडियाज, वैल्यू और प्रिंसिपल हो सकते हैं, ठीक है। और इन इलेक्शन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली पार्टी और कोलिशन पार्टी दैट सिक्योर मोर देन 50% ऑफ द सीट फॉर्म द गवर्नमेंट। अब देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो ए पार्टी है ना, इसको 50% से ज्यादा वोट मिल गए। आपको पता है ना मेजोरिटी का मतलब कि अगर ये 100 है, मेजोरिटी का मतलब 50% +1, जो भी ले आएगा वो जीत गया। ओके, 100 है तो 50% मतलब 50 सीट और +1 तो मतलब 51, जो भी लाएगा वो जीत गया। अब देखो ऐसा हो सकता है या तो ये ए पार्टी 51 ले आए, नहीं तो ये तीनों मिलकर 51 प्रूव कर दे। तो दोनों ही केस में गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। अगर ए अकेला लेकर आ रहा है तो भी 51 पे वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। अगर ए के पास नहीं है या बाकी लोगों के पास नहीं है तो वो 3-4 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर भी 51 वाला क्राइटेरिया पूरा करके और फिर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देन देखो, पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट वाइड रेंज ऑफ सोशो कल्चरल आइडियोलॉजी, ये सब आपको पता है, अलग अलग आइडियाज को रिप्रेजेंट करती है। दे फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल रेगुलेशन लेड बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो एक एक्ट बनाया गया है कि ये लोग कैसे फंक्शन करेंगे, तो उस एक्ट का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। क्लियर है? अब देखते हैं आगे।
सेफ गार्डिंग द राइट ऑफ द वनरेबल, ये लास्ट है हमारे फीचर के अंदर कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो क्या बोलता है, सेफ गार्ड करना है आपको किसको, वनरेबल सेक्शन, जो ग्रुप है, वनरेबल का मतलब भाई कि जो वनरेबल का मतलब होता है जो सोसाइटी के अंदर बहुत ही वीकेंड सेक्शन है एक, जिसके ऊपर किसी भी एडवर्स चीज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा। ओके, तो कहते हैं कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है ऑल द कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रीजन, बैकग्राउंड। ओके, हिस्टोरिकल फैक्टर्स को देखें तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था अपॉर्चुनिटी का, रिसोर्सेज का, तो उसको हमें फुलफिल करना है। ठीक है, सो रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली इक्वली टू द मोस्ट वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब मान लो कि कोई एक बच्चा है जिसको स्टार्टिंग से ही अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, अब एकदम से वो 12th में आ गया, और बाकी के लोग हैं जिनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है। अब जो ये 12th में आया जिसके पास बिल्कुल भी अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो जनरली टीचर क्या करते हैं कि भाई ये वीक बच्चे, इनको अच्छे से एजुकेशन नहीं मिली, इनको एक्स्ट्रा क्लास दो। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास दो और इनको भी बाकियों के बराबर इक्वल में लेकर आओ। तो सेम ऐसे ही बोलते हैं कि भाई कुछ जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा सेफ गार्ड, एक्स्ट्रा स्कीम्स वगैरह इनके लिए निकाली जाए, सो दैट वो भी सोसाइटी के अंदर बाकी लोगों के इक्वल आ पाए। ठीक है, एंड देन देखो एग्जांपल, आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। आर्टिकल 46 कहता है कि स्टेट को उन लोगों के लिए काम करना है, ठीक है, जो कि वीकर है हमारे सोसाइटी में, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एजुकेशनली या इकोनॉमिकली जो वीकर रह गए हैं, उनके इंटरेस्ट में काम करना है हमें। ठीक है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओके, और कई बार विमेन्स को भी काउंट किया जाता है, उनको जस्टिस वगैरह देनी है, इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करना है उनको, और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो ये था बेसिकली हमारा पूरा फीचर, ओके, ऑफ डेमोक्रेसी। ये आप देख सकते हैं। अभी ये वाला बॉक्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, और ये जो है ना, ये मैं अपने चैनल पे जो है वो डाल दूंगी, तो आप एक बार इसको देख लेना, और फिर आगे से ना हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर ये ज्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी, आप में से कोई देखेगा नहीं इसको, तो इसीलिए अभी मैं आपको ये करवा देती हूँ, क्या है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये वाला, you must understood by now that through the some fundamental principle of democracy, freedom, equality, participation, rule of law, ये सब हमने पढ़ा। ओके, अब ये बता क्या रहे हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी वारी फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। अलग अलग कंट्री में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग हो सकते हैं। डिफरेंट सोसाइटी इंस्टीट्यूशनलाइज डेमोक्रेसी इन डाइवर्स वे। हर कंट्री जो है और सोसाइटी जो है वो अलग अलग तरीके से जो डेमोक्रेसी है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करती है। ओके, अब citizen participation, decision making, how political power is structure, as you have learned previous grade। ठीक है, ये उसके बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, ओके, तो आपको अभी इतना जो है चैप्टर 10 पेजेस का मैंने करवा दिया है, ये आपको देखना है। बीच में कुछ चीजें जो ये टेबल वगैरह रह गई है, ये मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ओके, और कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी जो है वो खत्म कर दें। ओके, सो आप जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एसएसटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपको जस्ट और जस्ट सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट करना है। अगर कोई डिफिकल्ट चैप्टर लग रहा है, टॉपिक लग रहा है, आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको इजी वे में आपको करवा दूंगी। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो।